जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल के स्टडी 31 में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने पुर्तगालियों को पढ़ा था, डचों को पढ़ा था। तो आज किसकी बारी है? आज अंग्रेज़ों की बारी है। किसकी बारी है? आज अंग्रेज़ों की बारी है। आज अंग्रेज़ को पढ़ने वाले हैं। आज अंग्रेज़ को पढ़ने वाले हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को आज पढ़ने वाले हैं और एक अच्छे लेवल से पढ़ेंगे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखते हैं सन 1599 में। कब? 1599 में एक अंग्रेज भारत आया। एक अंग्रेज थल से होते हुए भारत आया। कहाँ से? थल से होते हुए भारत आया। इसका नाम क्या था? जॉन विल्डेन हॉल। जॉन विल्डेन हॉल 1599 में थल से होते हुए भारत आया और अपने साथ एक कंपनी लेकर आया था। अपने साथ एक कंपनी लेकर आया था। उस कंपनी का नाम क्या था? तो उस कंपनी का नाम था द गवर्नर ऑफ ट्रेडिंग मर्चेंट ईस्ट इंडिया कंपनी। द गवर्नर ऑफ ट्रेडिंग मर्चेंट ईस्ट इंडिया कंपनी। ये अपने साथ लेकर कौन आया था? जॉन विल्डेन हॉल। जब जॉन विल्डेन हॉल 1599 में द गवर्नर ऑफ कंपनी को लेकर भारत आया तो सन 31 दिसंबर। कब? 31 दिसंबर सन 1600 को। 31 दिसंबर सन 1600 को यही कंपनी किसमें तब्दील हो गई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर सन 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। स्थापना तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन बनी कब? 31 दिसंबर सन 1600 को। इसी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। कौन था? एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा। एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि तुम कहाँ जाओ? भारत जाओ और 15 वर्षों के लिए तुम पूर्वी देशों के साथ अर्थात भारत के साथ व्यापार कर सकते हो। लेकिन इसको अनिश्चित काल तक किसने कर दिया? तो इसको अनिश्चित काल तक किसने कर दिया? तो जेम्स प्रथम ने। कौन? जेम्स प्रथम नाम का व्यक्ति आया और कहा कि नहीं, ब्रिटिश से 15 वर्ष के लिए नहीं, इस भारत के साथ अनिश्चित काल तक क्या करेगी? व्यापार। ब्रिटिश जो है कि 15 वर्षों तक नहीं, अनिश्चित काल तक किसने कर दिया था? जेम्स प्रथम ने कहा कि अब जो है ब्रिटिश भारत के साथ अनिश्चित काल तक व्यापार करेंगे। इसके बाद एक व्यक्ति आया, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जब भारत आया, कब आएगा? तो आया सन 1608 में। सन 1608 में कैप्टन हॉकिंस जब भारत आया तो इसने कहाँ गया? जहांगीर के दरबार में गया। सन 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आया और उस समय मुगल शासक कौन हुआ करता था? जहांगीर हुआ करता था। जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में सन 1608 में गया तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से किस में बात किया? फारसी में बात किया। जब कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी में बात किया, जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से बात किया तो जहांगीर खुश हो गया। जब जहांगीर खुश हो गया और कहा कि आप अंग्रेज हमारी भाषा बोल ले रहे हो, फारसी बोल रहे हो, तुम लोग अच्छे हो, ये हो वो हो। तो जहांगीर खुश हो गया और जहांगीर जब खुश हो गया तो कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दे दी। किसकी? इंग्लिश खान। कहा आप तो इंग्लिश खान हो, फारसी बोल ले रहे हो और इंग्लिश भी अच्छे से जानते हो। इतना ही नहीं, कुछ जागीर भी दिया। क्या दिया?
कुछ जागीर भी दिया किसको, कैप्टन हॉकिंस को। जब कैप्टन हॉकिंस को कुछ जागीर दिया तो यह सब बात अच्छा किसको नहीं लग रही थी, यह सब बात पुर्तगालियों को अच्छा नहीं लग रही थी। किसको नहीं अच्छा लग रही थी, पुर्तगालियों को। पुर्तगाली सोचे कि अगर अंग्रेज इसी तरह जहांगीर से मिलते जुलते रहे तो हम लोग की पत्ता तो साफ हो जाने वाली है। क्यों पुर्तगाली अंग्रेज से क्यों डरते थे, क्योंकि जो डच थे, कौन, जो डच थे, डचों की सेना अंग्रेजों से तो हार गई थी। किससे हार गई थी, अंग्रेजों से। डचों की सेना अंग्रेजों से हार गई थी, लेकिन पुर्तगालियों को हरा दी थी। किसको, पुर्तगालियों को। पुर्तगाली को डचों अंग्रेज से मतलब अंग्रेज डच जो थे वो अंग्रेजों से हार गए थे और पुर्तगालियों से जीत गए थे। इसलिए पुर्तगाली डर रहे थे कि कहीं ऐसा न हो कि जब अंग्रेज डचों को हरा सकते हैं तो हमारी क्या औकात है। तो इसलिए पुर्तगालियों ने दिमाग क्या लगाया, जैसे ही कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से बात करके निकला, वैसे ही पुर्तगाली कहाँ पहुँच गए, जहांगीर के पास पहुँच गए। जब पुर्तगाली जहांगीर के पास पहुँचे तो पुर्तगालियों ने जहांगीर को अंग्रेजों के खिलाफ भरना शुरू किया। कहा अंग्रेज ऐसे हैं वैसे हैं, बाद में तुम्हें परेशान करेंगे, अगर व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो जहांगीर मान गया। कौन मान गया, जहांगीर मान गया। व्यापार की अनुमति देने ही वाला था जहांगीर, व्यापार करने की अनुमति देने ही वाला था कि जहांगीर मना कर दिया। किसको, कैप्टन हॉकिंस को, कि तुमको हम व्यापार करने नहीं देंगे, हम तुम्हें अपने यहाँ कोई भी कोठी नहीं खोलने देंगे। इतने में ही जब कैप्टन हॉकिंस को ये बात पता चला कि ऐसी बात है, तो कैप्टन हॉकिंस ने कहाँ अपील किया, ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में। कहाँ, ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में। ये प्रिवी काउंसिल क्या है, जहाँ ब्रिटेन में एक जगह था जहाँ भारत संबंधी सभी बातों पर बहस चलता था, सभी बातों का निपटारा हुआ करता था। उसी क्या कहते हैं, ब्रिटेन का प्रिवी काउंसिल। अब यह बात कि प्रिवी काउंसिल में कैप्टन हॉकिंस से प्रिवी काउंसिल पहुंचा दी। कहाँ, ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में पहुंचा दी कैप्टन हॉकिंस ने। जब ब्रिटेन के लोगों ने देखा कि ऐसा बात है, तब ब्रिटेन ने एक व्यक्ति को भेजा जिसका क्या नाम था, कैप्टन बेस्ट नाम का जब व्यक्ति आया भारत में, तो इसने सबसे पहले, कैप्टन बेस्ट नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले क्या किया, इसने सबसे पहले युद्ध करना शुरू किया। किससे, पुर्तगालियों से लड़ाई करना शुरू किया। किसने, कैप्टन बेस्ट ने जब पुर्तगालियों से लड़ाई करना शुरू किया तो इसमें कैप्टन बेस्ट की क्या हुई, जीत हुई और पुर्तगालियों की हार हुई। जब पुर्तगाली हार गए और अंग्रेज जीत गए, हारे कौन थे, पुर्तगाली, और जीते कौन थे, कैप्टन बेस्ट। लेकिन इन सब के हार से, पुर्तगालियों के हार से डर कौन गया, तो जहांगीर डर गया। कौन डर गया, जहांगीर डर गया और अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे दी। क्या करने की, व्यापार करने की अनुमति दे दी। जब अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे दी जहांगीर ने, तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपने पहला कारखाना कहाँ खोला, तो सूरत में खोला। पहला कारखाना कहाँ खोला, सूरत में पहला कारखाना अंग्रेजों ने अपना खोला। कब, जब कैप्टन हॉकिंस के कहने पर, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगालियों से लड़ाई की। जब पुर्तगाली हार गए तो इससे डर कौन गया, जहांगीर डर गया। जहांगीर जब डर गया तो पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे दी। जब व्यापार करने की अनुमति दे दी तो अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोली, तो सूरत में खोली। इसके बाद हॉकिंस के बाद कौन व्यक्ति आएगा, कैप्टन हॉकिंस के बाद आएगा सर टॉमस रो। कौन आएगा, सर टॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस के बाद कौन आया, सर टॉमस रो। जब सर टॉमस रो आया तो कैप्टन हॉकिंस यहाँ जाने वाला था, तो कैप्टन हॉकिंस से बात किया कि बताओ हम क्या करें। तब हॉकिंस ने बताया, आप कुछ नहीं करिए, आप कहाँ जाइए, सीधे जहांगीर के पास जाइए। और जहांगीर आपको क्या बताएगा, वही रास्ता बताएगा।
जब सर टॉमस रो जहांगीर के पास गया तो जहांगीर से कहा कि हमें भी व्यापार करना है, हमें भी कुछ बताइए। तब जहांगीर ने बताया कि तुम जाओ। कहाँ जाओ? तुम जाओ कहाँ कहाँ व्यापार करो, बड़ौदा, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा। कहाँ कहाँ? बड़ौदा। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, इतना समझ में आया होगा तो थोड़ा सा मिटाते हैं। सर टॉमस रो कहाँ गया? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में गया सर टॉमस रो। जब सर टॉमस रो जहांगीर के पास गया तो जहांगीर ने इसको कहा कि तुम जाओ बड़ौदा। कहाँ कहाँ? बड़ौदा, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा। आगरा में तुम अपना व्यापार कर सकते हो। ये कहाँ पड़ता है? ये तीनों कहाँ पड़ते हैं? तो इस तीनों वर्तमान में कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात। और आगरा कहाँ है? यूपी में। आगरा कहाँ है? यूपी में। गुजरात, आगरा कहाँ है? यूपी में। सर टॉमस रो इन तीनों पर कब्जा कर लिया और यहाँ से व्यापार करना शुरू किया। यहाँ के जो बुनकर हुआ करते थे, क्या? यहाँ के जो बुनकर हुआ करते थे उनसे, बुनकर मतलब कपड़ा बनाने वाले बुनकर, यहाँ के जो बुनकर हुआ करते थे उनसे सूती वस्त्र खरीद के अरब और फारस जैसे देशों के साथ, किसके साथ? अरब और फारस जैसे देशों के साथ व्यापार करते थे सूती वस्त्र का। सर टॉमस रो जब आया और जहांगीर के दरबार में गया तो जहांगीर ने इसको क्या क्या दे दिया? बड़ौदा, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा यूपी में। और यहाँ के जो बुनकर हुआ करते थे उनसे सूती वस्त्र खरीद के व्यापार करना शुरू किए। अच्छा, अंग्रेजों का पहले मकसद क्या था? कि किसी भी भूभाग पर कब्जा नहीं करना था। क्या? कब्जा नहीं करना था। सिर्फ क्या करना था? व्यापार करना था। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते चले गया। इन लोगों को मेन मकसद क्या था? तो मेन मकसद था कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना और किसी भी भूभाग पर कब्जा नहीं करना, सिर्फ भारत के साथ क्या करना? व्यापार करना था। इतने में ही गोलकुंडा के राजा, कौन? गोलकुंडा के राजा, इनका क्या नाम था? अबुल हसन। गोलकुंडा के राजा अबुल हसन ने एक फरमान जारी किया। फरमान क्या जारी किया कि तुम 10 पाउंड, तुम 500 पैगोडा, तुम कितना? 500 पैगोडा प्रतिवर्ष हमें दो। कितना? 500 पैगोडा प्रतिवर्ष हमें दो। और गोलकुंडा के बंदरगाह का तुम प्रयोग कर लो। अंग्रेज खुश हो गए कि 500 पैगोडा हमें देना पड़ेगा और हमें एक बहुत बड़ा बंदरगाह मिल जाएगा और जो है कि हम यहाँ से अपने व्यापार क्या बना सकेंगे? अच्छा बना सकेंगे। तो अंग्रेजों ने यह बात स्वीकार कर ली और 500 पैगोडा प्रतिवर्ष पर गोलकुंडा के बंदरगाह को ले लिया। अच्छा, ये पैगोडा क्या होता है? पैगोडा डचों द्वारा चलाया गया स्वर्ण मुद्रा है। स्वर्ण मुद्रा। पैगोडा नाम का सिक्का किसने चलवाया था? तो डचों ने चलवाया था। यह कैसा था? तो सोने का मुद्रा था। 500 पैगोडा में। और जो है कि गोलकुंडा के बंदरगाह किसको दे दिया? अबुल हसन ने अंग्रेजों को दे दिया। इसके बाद तब जब 500 पैगोडा पर अंग्रेज ले लिए गोलकुंडा को, तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना पूर्वी देश में, गोलकुंडा के बंदरगाह को लेने के बाद अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? तो बालासोर में खोला।
कहाँ खोला? बालासोर। बालासोर में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? अगर ये पूछे अंग्रेजों ने पहला कारखाना कहाँ खोला था तो सूरत में खोला था। अगर पूर्वी तट पर पूछे तो बालासोर में खोला था, बालासोर। अगर क्वेश्चन बनता है दक्षिण में कहाँ खोले थे, कहाँ? अगर क्वेश्चन पूछता है दक्षिण में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोले थे तो मुसलीपट्टनम में खोले थे। कहाँ खोले थे? मुसलीपट्टनम में, मुसलीपट्टनम में खोले थे। अंग्रेज दिन पर दिन भारत पर मतलब एक एक राज्य एक एक जगह कब्जा करते चले जा रहे थे, दिन पर दिन भारत को गुलाम बनाते चले जा रहे थे। तो पुर्तगालियों ने सोचा, कौन? पुर्तगालियों ने सोचा कि अगर हम कुछ किए नहीं, अगर हम कुछ करते नहीं हैं तो धीरे धीरे अंग्रेज जो है पूरे भारत पर क्या करते चले जा रहे हैं? कब्जा करते चले जा रहे हैं, कब्जा करते चले जा रहे हैं। तो पुर्तगालियों ने दिमाग लगाया। पुर्तगालियों ने दिमाग क्या लगाया? सन 1661 में। कब? सन 1661 में। सन 1661 में पुर्तगाल की महारानी कैथरीन ब्रिकेंजा, इसको मिटाते हैं, पूरा मिटाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सन 1661 में पुर्तगाल की महारानी कैथरीन ब्रिकेंजा, क्या नाम था? कैथरीन ब्रिकेंजा, कैथरीन ब्रिकेंजा। पुर्तगाल की महारानी कैथरीन ब्रिकेंजा और इंग्लैंड ब्रिटेन के सम्राट द्वितीय, पुर्तगाल की महारानी कैथरीन ब्रिकेंजा और ब्रिटेन के साम्राज्य, ब्रिटेन के राजा कौन? सम्राट द्वितीय, सम्राट द्वितीय। कैथरीन ब्रिकेंजा और सम्राट द्वितीय के बीच पुर्तगालियों ने क्या करवा दिया? संबंध स्थापित करवा दिया, मतलब शादी करवा दी, शादी करवा दी। कैथरीन ब्रिकेंजा और सम्राट द्वितीय एक साथ क्या हो गया? शादी हो गया। जब शादी हो गया तो अंग्रेजों ने कहा, किससे? पुर्तगालियों से कहा कि कुछ दहेज वहेज दोगे? पुर्तगालियों से अंग्रेजों ने कहा कुछ दहेज दोगे? तो दहेज में पुर्तगालियों ने दहेज में क्या दे दिया? बम्बई को उठा दे दिया, बम्बई को उठा दिया। अब सोचिए एक प्रांत, पूरा प्रांत ही दहेज के रूप में दे दिए। कौन? पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दे दिए बम्बई। बम्बई को किसने जीत लिया था? तो पुर्तगालियों ने बम्बई को जीत लिया था। और बम्बई को जीतने के बाद बम्बई किसके हाथ में चला गया? अंग्रेजों के हाथ में चला गया। अंग्रेज खुश हो गए, अंग्रेज खुश हो गए। अंग्रेजों ने सोचा कि बम्बई तो हमें मिल ही गया, क्या बम्बई हमें मिल गया। अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, अंग्रेजों ने दिमाग क्या लगा कि बम्बई को फिर से पुर्तगाली कंपनी को दे दिया, फिर से पुर्तगाली कंपनी को दे दिया, पुर्तगाली कंपनी को दे दिया 10 पाउंड पर, 10 पाउंड, 10 पाउंड प्रति वर्ष पर किसको दे दिया? पुर्तगाली कंपनी को दे दिया। और बम्बई का गवर्नर किसको बना दिया गया? तो बम्बई का गवर्नर बना दिया गैरोल्ड एंग्रियाल को। गवर्नर किसको बना दिए? सब गैरोल्ड एंग्रियाल को, गैरोल्ड एंग्रियाल, गैरोल्ड एंग्रियाल को बम्बई का गवर्नर बना दिए। जब गैरोल्ड एंग्रियाल को बम्बई का गवर्नर बना दिए तो जब ये गवर्नर बना गैरोल्ड एंग्रियाल बम्बई का, तो इसने कहा कि बम्बई की नालियाँ जो है, बम्बई के बारे में कुछ कहने लगा। कहा कि बम्बई की सड़कें टेढ़ हैं, बम्बई की नालियाँ सही नहीं है, ऐसे है वैसे है। तो इसलिए इस कारण इसको बम्बई का वास्तुकार कहा जाता है। क्या? बम्बई का वास्तुकार कहा जाता है। किसको? गैरोल्ड एंग्रियाल को, बम्बई का वास्तुकार। क्वेश्चन बनता है बम्बई का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो गैरोल्ड एंग्रियाल को कहा जाता है। कलकत्ता का वास्तुकार, कलकत्ता का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो जाब चारनाक को कहा जाता है, जाब चारनाक, जाब चारनाक को कलकत्ता का वास्तुकार कहा जाता है। ये पूछ ले मद्रास का, क्या मद्रास, मद्रास का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो फ्रांसिस डे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फ्रांसिस डे को, फ्रांसिस डे को मद्रास का वास्तुकार कहा जाता है। दिल्ली का पूछ ले,
किसका? दिल्ली का पूछ ले तो दिल्ली किसकी है? लुटियंस की है। दिल्ली किसकी है? लुटियंस की। तो क्या हो जाएगा? एडवर्ड लुटियंस, लुटियंस, एडवर्ड लुटियंस। और पांडिचेरी, क्या? पांडिचेरी, पांडिचेरी का पूछ ले तो कौन हो जाएगा? मार्टिन, फ्रांसिस मार्टिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांसिस मार्टिन। ये कहाँ का है? पांडिचेरी का। इतने वस्तुकार हैं। क्या है? इतने वस्तुकार हैं। अच्छा, अब गैरोल डंगरियाल, ये सब तो एक्स्ट्रा फैक्ट था। गैरोल डंगरियाल को हम लोग किसको पढ़ रहे थे? गैरोल डंगरियाल को पढ़ रहे थे। गैरोल डंगरियाल को जब दिल्ली बम्बई का गवर्नर बना दिया गया तो ये बम्बई में 3-4 कामें किया। क्या क्या किया बम्बई में? बम्बई में 3-4 काम किया। जैसे पुलिस विभाग की स्थापना करवाई। क्या करवाई? पहला पुलिस विभाग की स्थापना करवाई। पुलिस विभाग की स्थापना करवाई। दूसरे में एक न्यायालय का स्थापना करवाया। न्यायालय का स्थापना करवाया। और बम्बई में एक सिक्का ढालने वाला टकसाल खुला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या? बम्बई में सिक्का ढालने का टकसाल खुला। सिक्का ढालने का टकसाल खुला। और इस यहाँ सिक्का किसके ढाले जाते थे? तो चांदी और तांबा के सिक्का ढाले जाते थे। किसके किसके? चांदी प्लस तांबा, चांदी प्लस तांबा का सिक्के ढाले जाते थे। और यह सिक्का जो ढाले जाते थे, यह सिक्का जो ढाले जाते थे, वह सिर्फ किसमें मान्य होता था? सिर्फ अंग्रेज मानते थे इसको। सिर्फ अंग्रेज मानते थे। और भारतीय इस सिक्के को नहीं मानते थे। कहते थे कि ये हमारा मुद्रा नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे। तो इसको सिर्फ मानता कौन था? सिर्फ अंग्रेज मानते थे। अपने में ही अंग्रेज इसको चलाते थे, अपने में ही इससे लेन देन करते थे। चौथा काम क्या किया? बम्बई का गवर्नर बन गया। बम्बई का गवर्नर बन गया। जब बम्बई का इसको गवर्नर बना दिया गया और शासन चल रहा था, तो गैरोल्ड का उत्तराधिकारी कौन बना? गैरोल्ड का उत्तराधिकारी बना रोल्ट जन। गैरोल डंगरियाल का उत्तराधिकारी रोल्ट जन बना। जब रोल्ट जन गैरोल डंगरियाल का उत्तराधिकारी बना तो इसने सोचा कि लगभग आधा भारत तो हमारे कब्जे में हो ही गया है। और जो है कि बंगाल के ऊपर कलकत्ता के मतलब बंगाल से लगे हुए, बंगाल में हम लोग चलते हैं। कहाँ? बंगाल में चलते हैं। धीरे धीरे बंगाल को कब्जा करते हैं। तो अंग्रेजों ने बंगाल पहुँचा। अंग्रेजों ने कहाँ पहुँचा? बंगाल पहुँचा। जब अंग्रेजों ने बंगाल पहुँचा तो उस समय इन सब का नेतृत्व किसने कर रहा था? तो उस समय इन सब का नेतृत्व करता ब्रिजमैन था। कौन था? एक व्यक्ति था जिसका नाम था ब्रिजमैन। ब्रिजमैन अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था। और ब्रिजमैन के नेतृत्व में अंग्रेज कहाँ पहुँचे? बंगाल पहुँचे। जब अंग्रेजों ने बंगाल पहुँचे तो बंगाल में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? हुबली में खोला। कहाँ खोला? बंगाल में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? तो हुबली में खोला। और इस समय अब मुगल बादशाह कौन हो गया है? तो इस समय मुगल बादशाह हो गया है औरंगजेब। कौन हो गया है? औरंगजेब। इस समय मुगल बादशाह कौन हो गया है? औरंगजेब। जब औरंगजेब देखा कि अंग्रेजों की दिन पर दिन बाल बोला बढ़ती चली जा रही, तो औरंगजेब को आया गुस्सा। और औरंगजेब ने अंग्रेजों से हुबली में लड़ाई की। औरंगजेब ने अंग्रेजों से हुबली में क्या किया? लड़ाई की। अंग्रेजों से युद्ध किया। कहाँ? हुबली में। जब अंग्रेजों से हुबली में औरंगजेब ने युद्ध किया तो औरंगजेब जो है जीत गया। जीत किसकी हो गई? औरंगजेब की हो गई। और अंग्रेज क्या हुए? हार गए। जब अंग्रेज हार गए तो यहाँ से भागे अंग्रेज, हुबली से भागे। जब हुबली से भागे तो कहाँ पहुँच गए? बालासोर पहुँच गए। बालासोर पर जाकर कब्जा कर लिए। जब अंग्रेज हुबली से भागे और बालासोर पर कब्जा कर लिए तो औरंगजेब को पता लगा कि अंग्रेज जो है कि हुबली से जाके कहाँ कब्जा कर लिए हैं? बालासोर पर कब्जा कर लिए हैं। फिर औरंगजेब गया कहाँ? बालासोर। जब बालासोर औरंगजेब गया तो फिर यहाँ से अंग्रेजों को लतियाना शुरू किया। फिर बालासोर में अंग्रेजों को लतियाना शुरू किया, क्या? मारना शुरू किया। और फिर यहाँ से अंग्रेज भागे।
फिर यहाँ से अंग्रेज भागे। इतने में ही कलकत्ता का एक सूबेदार था। क्या? कलकत्ता का एक सूबेदार था जिसका नाम था इब्राहिम खान। इब्राहिम खान कलकत्ता का सूबेदार था इब्राहिम खान। और इब्राहिम खान से अंग्रेज़ों की मुलाकात हुई। किससे मुलाकात हुई? इब्राहिम खान से जब अंग्रेज़ों की मुलाकात हुई तो इब्राहिम खान ने अंग्रेज़ों से कहा, क्या? इब्राहिम खान ने अंग्रेज़ों से कहा कि तुम 10 लाख पाउंड, कितना? 10 लाख पाउंड, 10 लाख पाउंड प्रतिवर्ष, 10 लाख पाउंड प्रतिवर्ष हमें दो और तुम क्या करो? कलकत्ता में व्यापार करो। तुम 10 लाख पाउंड प्रतिवर्ष हमें दो और तुम कलकत्ता में व्यापार करो। तब अंग्रेज़ों को अच्छा लगा और अंग्रेज़ों ने 10 लाख पाउंड पर किसको ले लिया? कलकत्ता को ले लिया। कलकत्ता उस समय बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था। कलकत्ता उसमें 3 प्रांतों का मिश्रण हुआ करता था। पहले उसका नाम कलकत्ता नहीं था, पहले उसका नाम क्या था? कालीकत्ता था। पहले कलकत्ता था, वर्तमान में कोलकाता है। तो उस समय कलकत्ता जो था वो तीन प्रांतों का मिश्रण हुआ करता था। कौन कौन सा था? तो एक था कालीकत्ता, दूसरा गोविंदपुर, और तीसरा क्या था? सुत्तानाती। नाम भी अजीब है। कालीकत्ता, गोविंदपुर, सुत्तानाती, इन तीनों प्रांतों का मिश्रण कौन हुआ करता था? कलकत्ता हुआ करता था। अंग्रेजों ने इन तीनों प्रांतों को मिलाकर क्या बना दिया? तो कोलकाता बना दिया। क्या बना दिया? कोलकाता बना दिया, जो वर्तमान में कोलकाता के नाम से अभी भी प्रचलित है। और कोलकाता का गवर्नर किसको बना दिया गया? तो कलकत्ता का गवर्नर बना दिया गया किसको? जॉब चारनाक को अंग्रेजों ने कलकत्ता गवर्नर बना दिया। जब अंग्रेजों ने जॉब चारनाक को कलकत्ता गवर्नर बना दिया तो अंग्रेजों ने कलकत्ता में बहुत सारे काम किए। जितने भी अंग्रेजों को काम मिलेंगे, क्या? जितने भी अंग्रेजों को काम मिलेंगे, जैसे डाकघर हो गया, डाक टिकट हो गया, और जो है कि बहुत सारे काम अंग्रेजों को कहाँ से मिलेंगे? कलकत्ता से मिलेंगे। 80% अंग्रेजों का काम कलकत्ता में ही मिलेगा देखने को। क्यों? क्योंकि कलकत्ता को ये लोग ले लिए थे किसने में? 10 लाख पाउंड प्रतिवर्ष पर। इसमें कौन शामिल हो गया था? इब्राहिम खान। जब इब्राहिम खान शामिल हो गया तो औरंगजेब कुछ कर नहीं पाया। कहाँ से कर पाएगा जब अपने ही, वो कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा। ठीक उसी तरह औरंगजेब कुछ कर नहीं पाया और इब्राहिम खान किसके तरफ मिल गया? अंग्रेजों की तरफ मिल गया और कलकत्ता पर कब्जा कर लिए। कलकत्ता गवर्नर किसको बना दिया गया? तो जॉब चारनाक को कलकत्ता गवर्नर बना दिया। सन 1800 में, कब? सन 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई। सन 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना किसने करवाई? लॉर्ड रिचर्ड बेलेजली। लॉर्ड रिचर्ड बेलेजली ने कलकत्ता में सन 1800 में फोर्ट विलियम की स्थापना करवाई। किसकी स्थापना करवाई? फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1800 में हुई थी। किसने करवाई थी? लॉर्ड रिचर्ड बेलेजली ने। यही फोर्ट विलियम है जिसमें कुछ अंग्रेजों को बंद कर दिया जाएगा और सुबह 24 घंटा बाद खोला जाएगा। तो बहुत सारे अंग्रेज मर चुके होंगे, उसमें सिर्फ एक अंग्रेज बचता है जिसका नाम क्या था? जॉन बिल्डन हॉल। जो कहानी कुछ और है, उसको जब आएंगे वहाँ तो पढ़ेंगे अच्छे से। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई और इस फोर्ट विलियम का गवर्नर किसको बना दिया गया? फोर्ट विलियम का गवर्नर किसको बना दिया गया? तो इस फोर्ट विलियम का गवर्नर सन 1800 में लॉर्ड रिचर्ड बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना करी और इसका गवर्नर किसको बना दिया गया? चार्ल्स। किसको बना दिया गया? कलकत्ता गवर्नर चार्ल्स आयर को कलकत्ता का फोर्ट विलियम का गवर्नर बना दिया गया। सन कब? 1734 में। कब?
1734 में, 1734 में। अच्छा, इसको रब करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। कब? 1734। लेक्चर सुनते रहिए आराम से, आधा से ज़्यादा चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। सन 1734 में, 1734 में एक विलियम नॉरिस नाम का व्यक्ति आया। विलियम नॉरिस नाम का एक अंग्रेज आया। ये कौन है? ये भी अंग्रेज है। और अपने साथ इसने क्या लाया? इंग्लिश ट्रेडी ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ट्रेडी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कौन लेके आया था? विलियम नॉरिस ने इंग्लिश ट्रेडी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने साथ भारत लेकर आया। कब? 1734 में। जब 1734 में अपने साथ भारत आया तो अंग्रेजों से कहा कि हम भी अपनी इंग्लिश ट्रेडी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी खोलना चाहते हैं। कहाँ? भारत में खोलना चाहते हैं। तब अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ये कंपनी ये हो जाएगी, एक कंपनी ये हो जाएगी और एक हमारी कंपनी, एक कंपनी ये हो जाएगी और एक हमारी कंपनी हो जाएगी, तो भारत में कितनी ईस्ट इंडिया कंपनियां हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। जब 2 हो जाएंगी तो हम लोग में क्या होगा? मतभेद होगा, फूट पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया और एक संधि कर ली। और संधि कब की? तो 22 जुलाई। संधि कब की? 22 जुलाई 1700। कब? 22 जुलाई 1700, बताइए। अरे 22 जुलाई 1734 में ही, 22 जुलाई 1734 में ऑक्सा ला सैपल की संधि हुई। अच्छा, संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है समझौता। क्या? समझौता। संधि का मतलब होता है समझौता। ऑक्सा ला सैपल के संधि के तहत इस कंपनी को और ईस्ट इंडिया कंपनी को दोनों को आपस में मिला दिया गया। ऑक्सा ला सैपल संधि के तहत इंग्लिश ट्रेडी ईस्ट इंडिया कंपनी को और ईस्ट इंडिया कंपनी को, दोनों को एक में मिला दिया गया। किस संधि के बाद? ऑक्सा ला सैपल के संधि के बाद। यह संधि कब हुई थी? तो यह संधि 22 जुलाई, सॉरी, ये 1734 नहीं है, 1702 है। 1702 में, 22 जुलाई 1702 में दोनों कंपनी को ऑक्सा ला सैपल के संधि के तहत अंग्रेज आपस में मिला लिया। इसके बाद सन 1717 में, कब? सन 1717 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासक कौन बना? तो फर्रुख सियर बना। कौन बना? फर्रुख सियर। सन 1717 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासक कौन बना? तो फर्रुख सियर बना। जब फर्रुख सियर बना तो जॉन सुरमन के नेतृत्व में, जॉन सुरमन कौन है? अंग्रेज है। जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भारत आया। किसके नेतृत्व में? जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भारत आया। शिष्टमंडल। इस शिष्टमंडल में 2 लोग थे। कई लोग थे? इस शिष्टमंडल में 2 लोग थे। एक का नाम था एडवर्ड स्टीफेंसन। एक का नाम क्या था? एडवर्ड स्टीफेंसन। और दूसरे क्या नाम था? विलियम
हैमिल्टन उस समय का बहुत बड़ा सर्जन हुआ करता था। हैमिल्टन उस समय का बहुत बड़ा सर्जन हुआ करता था। सर्जन का मतलब ऑपरेशन वाले डॉक्टर, ऑपरेशन वाला डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर या के लिए चीर फाड़ करने वाला डॉक्टर, ऑपरेशन का डॉक्टर हुआ करता था। ऑपरेशन का डॉक्टर हुआ करता था कौन? विलियम हैमिल्टन। और उस समय फारुखसियर को क्या हो गया था? फोड़ा हो गया था। फारुखसियर क्या हो गया था? फोड़ा हो गया था, जिसके कारण फारुखसियर सही से बैठ नहीं पाता था और इसको दर्द हुआ करता था। तो विलियम हैमिल्टन को पता चला कि नहीं, जो यहाँ का मुगल शासक है उसको फोड़ा हो गया है, अगर उसका फोड़ा हम सही कर देते हैं, अगर फारुखसियर का फोड़ा हम सही करने में सक्षम हो जाते हैं तो फारुखसियर हमें कुछ ना कुछ जरूर देगा। और विलियम हैमिल्टन गया कहाँ? फारुखसियर के पास। जब फारुखसियर के पास विलियम हैमिल्टन गया और फारुखसियर का फोड़ा सही कर दिया। जब फारुखसियर का फोड़ा सही कर दिया तो फारुखसियर खुश हो गया। इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि इसकी खुशी कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इसने अंग्रेजों से कहा, विलियम हैमिल्टन ने चीर फाड़ कर जब सही कर दिया तो अंग्रेजों से कहा कि तुम जाओ कहाँ? बंगाल। तुम कहाँ कहाँ जाओ? बंगाल जाओ, गुजरात जाओ, हैदराबाद जाओ और कलकत्ता जाओ। कहाँ कहाँ? बंगाल जाओ, गुजरात जाओ, हैदराबाद जाओ, कलकत्ता आदि जगहों पे तुम अपना व्यापार कर सकते हो। आदि जगहों पे तुम अपना व्यापार कर सकते हो। इतना ही नहीं, फारुखसियर ने एक फरमान जारी किया और एक दस्तक दिया, फ्री पास जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री पास दिया, एक दस्तक दिया। दस्तक के रूप में क्या था? फ्री पास था। फ्री पास यह था कि जो भी अंग्रेज भारत से व्यापार करेगा उसको अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और टैक्स फ्री। जो भी भारत से व्यापार करेगा उसको टैक्स फ्री हो गए, मतलब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप टैक्स फ्री तुम व्यापार कर सकते हो। इतना ही नहीं, कलकत्ता के आसपास की 38 गांवों को, कितने? 38 गांवों को अंग्रेजों को सौंप दिया। 38 गांवों की जमींदारी किसको सौंप दिया? अंग्रेजों को सौंप दिया। और अंग्रेजों से कहा कि तुम इस 38 गांव को अपने हिसाब से बेच सकते हो। क्या कर सकते हो? बेच सकते हो। जिधर मन चाहे उधर शिफ्ट कर सकते हो। जिधर मन चाहे उधर क्या कर सकते हो? शिफ्ट कर सकते हो, बेच सकते हो, खरीद सकते हो। इस 38 गांव में जो तुम्हारा मन हो कर सकते हो। इतना ही नहीं, जो मुंबई की टकसाले की चांदी और तांबे के सिक्के थे, किसके? चांदी प्लस तांबे के। गरोल डंगरियाल ने जो खुलवाया था, गरोल डंगरियाल ने जो मुंबई में टकसाल खुलवाया था, और वहाँ क्या बनता था? चांदी प्लस तांबा का सिक्का। मुंबई का टकसाल सबसे प्राचीन टकसाल है। क्या है? प्राचीन टकसाल है। टकसाल क्या होता है? जहाँ सिक्का छापा जाता है, जहाँ सिक्का बनते हैं उसे क्या कहते हैं? टकसाल कहते हैं। चांदी और तांबे के जो सिक्के बनते थे, वह सिक्का मुगल में नहीं मान होता था। किसमें? मुगलों में नहीं मान होता था, सिर्फ अंग्रेज को मानते थे। कौन मानता था? सिर्फ अंग्रेज मानते थे। लेकिन फारुखसियर इतना खुश हो गया और कहा कि चलो, अब जो तुम मुंबई में सिक्के छाप रहे हो, जो तुम मुंबई में सिक्के बना रहे हो, उसको अब मुगलों में भी क्या होगी? मान होगी। मुगलों में भी मान होगी। किसका? इस चांदी और तांबे के सिक्कों को अब मुगल भी मानेंगे। तो आइए, लगभग आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो अब देख लेते हैं क्या? डेन। अंग्रेजों से लगभग जितने भी क्वेश्चन बनते थे सभी को हमने पढ़ाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। तो अब कौन रह गया? डेन रह गया। फिर डेन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। डेन सबसे ज़्यादा दिन तक भारत में नहीं रहे। सबसे अधिक दिन तक कौन रहा भारत में? पुर्तगाली रहे। सबसे ज़्यादा दिन तक भारत पर कौन राज किया? तो पुर्तगाली भारत पर राज किए हैं। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन है? डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर डेन की बात करें तो डेन हमारे भारत में ज़्यादा दिन तक व्यापार नहीं किए। डेन अपनी कंपनी कब खुले? सन 1616 में।
सन 1616 में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1845 में, कब 1845 में डेन अपनी कंपनी किसको बेच दिए? डेन अपनी कंपनी किसको बेच दिए? अंग्रेजों को। कब बेच दिए? तो 1845 में डेन अपनी कंपनी अंग्रेजों को बेच के यहाँ से क्या हुए? कल्टी मार लिए। क्या किए? कल्टी मार लिए, चले गए। 1845 में अपनी कंपनी बेचकर चले गए। अच्छा, डेन अपना पहला कारखाना, भारत में अपना डेन पहला कारखाना कहाँ खोला था? भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो तमिलनाडु के, कहाँ? तमिलनाडु के त्रियंकापुर या त्रावणकोर में खोला था। कहाँ खोला था? त्रियंकापुर या त्रावणकोर। त्रियंकापुर या इसी को कहते त्रावणकोर। त्रावणकोर, त्रियंकापुर या त्रावणकोर के तमिलनाडु में खोला था। कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में खोला था। और दूसरा कारखाना कहाँ खोला था? दूसरा कारखाना बंगाल के कहाँ? श्रीरामपुर। बंगाल कहाँ? श्रीरामपुर में दूसरा कारखाना खोला था। तो डेन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, बस डेन ज़्यादा दिन तक राज नहीं किए भारत में। वो अपना कंपनी खोले, सन 1600 में कंपनी खोले और 1845 में अपनी कंपनी किसको बेच दिए? अंग्रेजों के बेच के यहाँ से चले गए। ज़्यादा दिन तक भारत में सबसे ज़्यादा दिन तक राज कौन किया? पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में जाएंगे। कब जाएंगे? तो 1961 में। 1961 में पुर्तगाली जाएंगे। कहाँ से? भारत से। गोवा कब आज़ाद हुआ? 1961 में। गोवा कब आज़ाद हुआ था? 1961 में। तो पुर्तगाली 1961 में गोवा से जाएंगे। और जो है कि अंग्रेज 1947 में, जैसा कि आप जानते हैं 1947 में भारत आज़ाद हो गया था और अंग्रेज 1947 में वापस चले गए थे, लेकिन पुर्तगाली नहीं गए थे। पुर्तगाली गोवा से 1961 में गए और गोवा 1961 में पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगले चैप्टर में हम लोग का रह क्या गया है? पुर्तगाली पढ़ लिए, डच पढ़ लिए, डेन पढ़ लिए, अंग्रेज पढ़ लिए, रह क्या गया? फ्रांसीसी रह गया। तो इसको अगले वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।